मैं डॉक्टर राजकुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा, अम्बाला में कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मुगलों के अधीन भू राजस्व एवं मुद्रा प्रणाली। मुगल साम्राज्य के राजस्व के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल अर्थव्यवस्था के ढांचे का मुख्य आधार भू राजस्व प्रणाली है। यहाँ पर खर्च लगभग नहीं के बराबर था, बल्कि आय का संपूर्ण स्रोत यही था। अन्य स्रोतों की भूमिका प्राय नहीं के बराबर थी। भू राजस्व प्रणाली के मामले में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अकबर की रही है। इसके पूर्ववर्ती शासकों ने जारी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। अकबर द्वारा स्थापित ढांचे का पालन अन्य मुगल शासकों द्वारा किया गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत 1947 से पहले यहाँ सरकार की सारी आय भू राजस्व पर केंद्रित थी। जिन शासकों ने इस दिशा में ध्यान दिया, वहाँ कृषक की स्थिति अच्छी हुई एवं राज्य की व्यवस्था में बेहतरी हुई। मुगल शासकों ने इस बारे में सोचते हुए भू राजस्व प्रणाली में अपना व कृषक का ध्यान अवश्य रखा। राजस्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय अथवा शाही तथा स्थानीय अथवा प्रांतीय राजस्व। स्थानीय राजस्व स्पष्टतः बिना केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही वसूला तथा खर्च किया जाता था। यह विभिन्न छोटे छोटे करों से प्राप्त किया जाता था, जो उत्पादन एवं उपभोग, व्यापार एवं धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाए जाते थे। केंद्रीय राजस्व के प्रधान साधन थे भूमि राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकार, लूट एवं हर्जाना, उपहार, एकाधिकार तथा प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला पोल टैक्स अर्थात चूल्हा टैक्स। इनमें पुराने ज़माने की तरह राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था। भू राजस्व मुगलों के समय में उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं, वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। आईने अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब का प्रयोग किया जाता था। खराज शब्द की नियमित रूप से चर्चा नहीं मिलती। अकबर के समय में प्रयोग 1563 ईस्वी में एतमद खां के अधीन संपूर्ण साम्राज्य को का 18 परगनों में विभाजन हुआ और प्रत्येक परगने में एक रोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां के अधीन दूसरा प्रयोग किया गया। 1568 ईस्वी में शहाबुद्दीन के अधीन तीसरा प्रयोग किया गया। इसने नस्क प्रणाली पर बल दिया। 1571 ईस्वी में मुजफ्फर खां और उसके अधीन अधिकारी के रूप में टोडरमल की नियुक्ति की गई। इस प्रयोग में भूमि नाप पर बल दिया गया। गुजरात विजय के बाद 1573 ईस्वी में टोडरमल ने गुजरात में भूमि नाप की यहाँ पर पद्धति अपनाई। अकबर इस पद्धति से संतुष्ट हुआ। 1582 ईस्वी में टोडरमल की नियुक्ति दीवान आला के रूप में की गई। कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आईने दहसाला पद्धति को अपनाया गया। क्योंकि अकबर इस व्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच रहा था और टोडरमल के रूप में अकबर को एक अनुभवी अधिकारी मिला। यही अधिकारी टोडरमल
शेरशाह के समय में भी भू राजस्व प्रणाली को देख चुका था। उसके इस दिशा के अनुभव भी काफ़ी अच्छे थे और इस प्रकार से उसने कई कदम भी उठाए थे, जिसमें से कुछ परिणाम उसे मिल चुके थे, बाकी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शेरशाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु के बाद यह कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा। अकबर ने 1573 ईस्वी में अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए गुजरात में से करने के लिए कहा। इस प्रणाली को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कर निर्धारण एवं एकत्रित करने की पद्धतियाँ एक जैसी नहीं थी, बल्कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग थी। उसकी यह व्यवस्था इतनी सफल रही कि बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद भी इसे बदला न जा सका और इस प्रकार से इसने मुख्य रूप से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भूमि की पैमाइश। टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन वह जानकारी लेना चाहता था कि संपूर्ण साम्राज्य की कितनी भूमि जोत के अनुरूप है, इसमें से सरकारी नियंत्रण में कितनी है तथा कृषि के नियंत्रण में कितनी है। उसने इस पैमाइश का कार्य शेरशाह के काल में भी किया था। शेरशाह से पहले पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग होता था, जो कि बांस का होता था, जिसके किनारे ज़मीन से के साथ लगकर छोटे हो जाते थे। इसलिए उसने इन बांस के दोनों सिरों पर लोहा लगवाया। दूर तक की लंबाई के लिए रस्सी का प्रयोग होता था। अकबर के काल में यहाँ भी परिवर्तन हुआ। पहला अब गज सिकंदरी की बजाय अकबरी प्रयोग किया जाने लगा। यह गुणज के दृष्टिकोण से आसान था, क्योंकि सिकंदरी गज 32 इंच का था, जबकि अकबरी गज 40 इंच का था। इसमें बीच में 8 निशान लगाए। इससे इसके छोटे होने का ज्ञान आसानी से हो जाता था। दूसरा, रस्सी के स्थान पर अब जरीब का प्रयोग किया गया और लोहे की तारों को आपस में छोटे छोटे कुंडों से जोड़ा गया। इसे पैमाइश करना भी आसान हो गया तथा बीच बीच में कहीं निशान लगाना भी संभव हो गया। भू राजस्व की अनेक पद्धतियाँ थीं। भू राजस्व के संदर्भ में अन्य बातों के अतिरिक्त अकबर ने अपने सारे साम्राज्य में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई, बल्कि क्षेत्र व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए। ऐसा इसलिए अनिवार्य था कि राज्य की सारी जगह पर स्थिति एक जैसी नहीं थी। आईने अकबरी में कर निर्धारण की पद्धतियों के लिए दस्तूर शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ था कि सरकार का कर का दावा, जिसके दोनों मायने जमा अनुमानित आय तथा हासिल वसूल की गई आय होती थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को से कर एकत्रित करने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई। प्रथम आती है जब्ती पद्धति। जब्ती पद्धति के 5 चरण होते थे। भूमि की नाप, जिसमें भूमि के नाप से ज़मीन को इलाही गज के माध्यम से नापा गया। इलाही गज 33 इंच और 41 उंगल का होता था। भूमि की नाप को कभी भी जांचा जा सकता था। निर्धारित दस्तूरों के कारण पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चल सकती थी। स्थायी दस्तूरों को निर्धारण के बाद भू राजस्व की अनिश्चितता और उतार चढ़ाव में कमी आ गई थी। सीमाएं। भूमि की उर्वरता समान न होने के पर भी उसे लागू नहीं किया जा सकता था। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को भुगतान करना पड़ता था और किसानों के लिए हानिकारक था। यह एक महंगी प्रणाली थी, क्योंकि इसमें माप करने वाले दल को परिश्रमिक के रूप में प्रति बीघा एक दाम की दर से जरिमाना देना पड़ता था। माप करते समय कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ी एवं धोखाधड़ी की समस्या भी बनी रहती थी। भूमि का वर्गीकरण। शेरशाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का बंटवारा किया।
किंतु अकबर ने उत्पादकता के बदले बारंबारता पर अधिक बल दिया, किंतु बारंबारता पर बल देते हुए उसने उत्पादकता के आधार को भी बनाए रखा। बारंबारता के आधार पर भूमि 4 प्रकार की होती थी। प्रथम पोलज, इसमें एक वर्ष में 2 फसलें होती थी। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि इसे माना जाता था तथा सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था भी सुचारू अवस्था में होती थी। द्वितीय आती है परौती, इसमें 2 फसलों के बाद किन्हीं कारणों से एक वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था। इसमें सिंचाई के साधन थे लेकिन बहुत उच्च अवस्था के नहीं थे। इस भूमि पर भी अकाल इत्यादि का प्रभाव कम पड़ता था। तीसरा छाछर, यह भूमि 3 या 4 वर्षों के बाद इसमें खेती होती थी। मध्यम दर्जे की भूमि होती थी। लगातार इसमें फसलें नहीं होती थी। यह प्रकृति पर निर्भर थी। लगातार बरसात होने से यहाँ फसलें हो जाती थी, जबकि अन्य समय यहाँ अकाल का साया ही रहता था। चतुर्थ बंजर भूमि, इसमें इस भूमि को 5 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था। सामान्यतः जोत में नहीं आती थी इस प्रकार की भूमि, क्योंकि यह समतल नहीं थी बल्कि रेतीली व पानी के अभाव वाली होती थी। इसे चरगाह के लिए प्रयोग में भी नहीं लाया जा सकता था। कभी कभार यह प्रयोग में लाई जाती थी। इस ज़मीन की काफ़ी मात्रा थी। भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई। उस दर तालिका को रय के नाम से जाना जाता था। भू राजस्व के निर्धारण में निचले स्तर पर बीघा को और ऊंचे स्तर पर परगना को इकाई माना जाता था। भू राजस्व के निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्र के 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकाला जाता था और यह औसत 1571 से 1581 ईस्वी के बीच के वर्षों को बनाया गया। जब्ती व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण करते समय नाबाद क्षेत्र जिसमें फसल न हुई हो उसको छोड़ दिया जाता था। दूसरी प्रणाली आती है गल्ला बख्शी प्रणाली। जब्ती प्रणाली लगभग आधे साम्राज्य में अपनाई गई थी। इसके बाद गल्ला बख्शी का स्थान आता है। यह सिंध, कश्मीर, काबुल व गुजरात में अपनाई गई। इसका पहला प्रयोग गुजरात में किया गया। इसके बाद धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी इसे अपनाया गया। यह प्रणाली थोड़ी जटिल व जोखिम वाली थी। इसके संदर्भ में अधिकारियों को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होती थी। इस पद्धति के अनुसार कृषक अपने खेत को जोतने के बाद स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देता था कि उसने किस फसल को रोपित किया है। उसी आधार पर अधिकारी यह निर्धारित कर लेते थे कि इस फसल के कटने का क्या समय रहेगा। इसके साथ साथ कृषक अधिकारियों को फसल के बारे में सूचना देता था। जब फसल कट जाती थी तो उसे अनाज व भूसा में बदल दिया जाता था। तब इसके अलग अलग 3 हिस्से बना दिए जाते थे, जिनमें एक हिस्सा सरकार ले लेती थी, भूसा कृषक के पास रह जाता था। फसल को बांटने की प्रणाली के कारण कई क्षेत्रों में इसे बटाई प्रणाली भी कहा जाता है। अकबर के बाद के काल में यह राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक रही, क्योंकि सरकारी अधिकारी इन फसलों का अधिकतर हिस्सा बीच में ही खा जाते थे। तीसरी प्रणाली आती है नस्क या कनकूत। भू राजस्व एकत्रित करने की तीसरी पद्धति थी। यह बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में अपनाई गई। इस विधि के अनुसार फसल को रोपित करने के बाद व कटने से पहले अधिकारी फसल का अनुमान लगाते थे तथा फिर उसमें से सरकारी हिस्सा निर्धारित करते थे। इसमें यह मतभेद है कि यह अनुमान पूरे गांव या क्षेत्र का लगाया जाता था या फिर प्रत्येक कृषक की फसल का। परमात्मा शरण स्पष्ट करते हैं कि यह प्रत्येक कृषक से किया गया समझौता था, जबकि अन्य साक्ष्यों में इस बात को महत्व दिया गया है कि यह अनुमान पूरे गांव की फसल का लगाया जाता था।
अगर हम आईने अकबरी का अध्ययन करें तो हमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। नशक का अर्थ होता है सामूहिक क्षेत्र का उपज अनुमान, जबकि कनकूत का अर्थ है प्रत्येक कृषि की फसल के अनुमान के बाद राजस्व हेतु समझौता। अनाज का नगद में परिवर्तन। अनाजों के नगद में परिवर्तन के लिए स्थानीय बाजार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य की दस्तूर में बांट दिया जाता था। प्रत्येक दस्तूर में अनाजों के मूल्यों का 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था। नील, पान, हल्दी, पोस्त, नकदी फसलों में अपवाद था। उनकी दरें कुछ अच्छे वर्षों की फसल को ध्यान में रखकर तय की जाती थी। भू राजस्व संग्रह। भू राजस्व संग्रहण के लिए सरकारी अधिकारियों को दस्तूर अल अमल निर्देश दिया जाता था। भू राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी में सरकार के स्तर पर अमलगुजार और परगने के स्तर पर आमिल होता था। प्रत्येक परगने में कानून गो होता था जो गांव के पटवारियों का प्रमुख होता था। भू राजस्व के संग्रह में सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्रामीण अधिकारियों में मुकद्दम और पटवारी होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था और अपनी सेवा के बदले उसके द्वारा वसूले गए राजस्व में से 2.5% प्राप्त होता था। अमीन एक प्रमुख अधिकारी था। अमीन का पद शाहजहाँ के शासनकाल में आया। अमीन का मुख्य कार्य भू राजस्व निर्धारण करना था। सामान्यतः भू राजस्व की दर कुल उपज की 1/3 भाग होती थी, किंतु मोरलैंड और इरफान हबीब का मानना है कि भू राजस्व की दर उत्पादन का आधा या 3/4 थी। कश्मीर में अकबर ने कुल उत्पादन के आधे भाग की वसूली का आदेश दिया। IH कुरैशी का मानना है कि संभवतः भू राजस्व 1/3 ही लिया जाता था। अगर इस तरह की बात न होती तो किसानों का विद्रोह शाहजहाँ के समय में न होकर अकबर के समय में हुआ होता। औरंगजेब ने स्पष्ट घोषणा की कि भू राजस्व शरीयत के अनुसार कुल उत्पादन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जब्ती या आईने दहसाला आगरा, लाहौर और गुजरात में लागू की गई। जब्ती प्रणाली के अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ, उदाहरण के लिए बटाई या गल्ला बख्शी, निगार नामा ए मुंशी के अनुसार फसल के बंटवारे का सर्वोत्तम प्रणाली कहा गया। मुगलों के अधीन मुद्रा प्रणाली। मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था उच्च कोटि की दिखाई देती है। मुगल काल में मुद्रा 3 धातुओं सोना, चांदी व तांबा से निर्मित होती थी। बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा व 4 खलीफाओं का नाम तथा दूसरी तरफ बाबर का नाम व उपाधि अंकित होती थी। बाबर ने काबुल में शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी ने मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा जाता था। उसने तांबा का सिक्का भी चलाया जिसे पैसा कहा जाता था। चांदी का मानक सिक्का रुपया कहलाता था जिसका वजन 175 ग्रेन होता था, जो कि शेरशाह द्वारा निर्मित किया गया, जो कि मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था, जो कि शेरशाह द्वारा निर्मित किया गया, जो मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया। उसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक टकसाल बनाई जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समुद को नियुक्त किया गया। अकबर ने अपने शासन के आरंभ में मोहर नामक सिक्के को चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जिसकी कीमत 10 रुपये के बराबर थी। इसी प्रकार से अकबर ने एक सबसे बड़ा सोने का सिक्का चलाया जो कि संसब था, जो 101 तोले 9 माशा व 7 सुरख का था।
यह बड़े लेन देन में प्रयोग में आता था। इसके अतिरिक्त अकबर ने एक सोने का सिक्का इलाही चलाया जिसका वज़न 10 रुपये के बराबर था। यह गोलाकार सिक्का था। रहस्य शहंशाह का आधा, द्वितीय आला, शहंशाह का चौथाई। नेक्स्ट बिशात, शहंशाह का 5वां। चगुल, शहंशाह का 50वां हिस्सा तथा लाल ए जलाली महत्वपूर्ण सिक्के थे। अकबर ने रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया जिसका वज़न 11.5 मासा अर्थात 178 ग्रेन था। इसके अतिरिक्त जलाला चौकोर रुपया, दरब आधा रुपया, चरण चौथाई रुपया, पनाडाऊ रुपये का 5वां भाग, आस्था रुपये का 8वां भाग, 10 रुपये का 10वां भाग, काला रुपये का 16वां भाग, सुर्की रुपये का 20वां भाग नामक सिक्के चलाए। अकबर का तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। दाम रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। तांबे के सिक्कों में अधेला दाम का आधा, पावला दाम का चौथाई और दमड़ी दाम का 8वां भाग था। दाम को 25 भागों में बांटा जाता था जिसे जितल कहा जाता था। इसका प्रयोग हिसाब किताब तथा व्यापार में प्रयोग करने के लिए किया जाता था, लेकिन सिक्के के रूप में इसका अस्तित्व नहीं था। इसे फलूस या पैसा भी कहा जाता था। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया। अकबर ने आसिरगढ़ की दुर्ग की विजय स्मृति में एक सोने का सिक्का चलाया जिस पर एक तरफ बाज व दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित था तथा ढालने की तिथियां अंकित करवाई गई। 1627 ईस्वी तक रुपये का मूल्य 40 दामों के बराबर रहा, किंतु 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी के बाद यह लगभग 30 दामों के बराबर हो गया। जहांगीर के काल के सिक्के भी अकबर कालीन सिक्कों पर आधारित थे। उसने निसार रुपये का चौथा भाग नाम का सिक्का चलाया जो कि बाद के काल तक भी प्रचलित रहा। राज्यारोहण के पश्चात जहांगीर ने अपने सिक्कों को 20% बढ़ा दिया था, अर्थात सोने के सिक्के 202 ग्रेन तथा चांदी के सिक्के 212 ग्रेन के बनाए गए, जो कि शाहजहां व औरंगजेब के काल में भी प्रचलन में रहे। शाहजहां ने दाम और रुपये के बीच में एक सिक्का चलाया जिसको अन्ना के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सबसे अधिक रुपये की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। कौड़ी, छोटे लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। इसके मूल्य में तांबे अथवा चांदी के अनुपात में परिवर्तन समुद्र तट से दूरी के आधार पर होता था। कौड़ी का व्यापार में काफ़ी लाभ होता था। भारत में कौड़ी का मूल्य 1 रुपये में 3200 कौड़ी था। उत्तर मुगल काल में शासकों ने इसी मुद्रा व्यवस्था को चलायमान रखा। औरंगजेब ने राज्यारोहण के बाद सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा को बंद करवा दिया था। उसने अपने अंतिम काल में ढाले गए कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाह भाई द्वारा रचित एक पद अंकित करवाया। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए 4 टकसालें तथा तांबे के सिक्कों को डालने के लिए 42 टकसालें थीं। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपना और नूरजहां दोनों का नाम अंकित करवाया, जबकि कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित हैं। इस प्रकार मध्यकाल के दौरान विभिन्न शासकों ने
अपने राज्यकाल में अलग अलग सिक्के प्रचलन में किए। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली के सभी पक्षों पर विस्तृत विवेचन के बाद यह कहा जा सकता है कि उन्हें विरासत में सब कुछ अस्त व्यस्त मिला। अकबर ने अपने सहयोगी टोडरमल की सहायता से न केवल उसे संभाला बल्कि इसे उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया। भू राजस्व के मामले में कुछ प्रयोग शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया गया तथा कुछ नई बातें अकबर द्वारा जोड़ी गई। भू राजस्व व भू व्यवस्था की स्थायी उन्नति का आधार बनी। जमीन की पैमाइश करवाना, कृषक व सरकार दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण समझौता करना, कर नीति सभी जगह पर एक जैसी न अपनाए, लोगों के हितों का ध्यान रखना, अधिकारियों पर रिश्वत व अन्य अवैध ढंग से धन कमाने का अंकुश लगाना इसके हिस्से थे। इस व्यवस्था का लाभ सरकार, कृषक तथा संपूर्ण समाज को रहा। अकबर के बाद के समय में यह कुछ दोष भी आ गए थे, परंतु इसके लिए यह व्यवस्था नहीं थी बल्कि बाद का नेतृत्व व परिस्थितियों जिम्मेवार थी। विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना करने पर भारतीय भू राजस्व प्रणाली काफ़ी संतुलित दिखाई देती है। अतः अकबर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था ही मुगल काल का आधार बनी, जो कि बाद के शासकों ने इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। जहाँ तक मुद्रा व्यवस्था का प्रश्न है, इसी प्रकार से मुगलों ने अपने समय में, विशेषकर अकबर के समय से ही मुद्रा व्यवस्था अपने तरीके से अपनाई गई, जो कि समय समय पर परिवर्तित होती रही। लेकिन जिस प्रकार से मुगलों ने अपनी मुद्रा व्यवस्था को ढाला विभिन्न टकसालों के माध्यम से, तो अधिकारियों से भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो गई और एक जैसी मुद्रा प्रणाली चलाई गई, जो कि बाद के परिवर्ती शासकों ने भी उसी मुद्रा प्रणाली को चलायमान रखा और 1857 ईस्वी तक यह विद्यमान रही। धन्यवाद।